आपने महाभारत से जुड़ी एक कहानी जरूर सुनी होगी। हालांकि ये कहानी मूल महाभारत में नहीं है, पर दक्षिण भारत की फिल्मों और नाटकों में खूब देखने और साहित्य में पढ़ने को मिलती है, जिसमें शकुनी के पूरे परिवार को एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। उन्हें रोज एक मुट्ठी चावल खाने को दिया जाता है और फिर एक एक करके शकुनी का परिवार खत्म होने लगता है और अंत में शकुनी ही जिंदा बचता है, क्योंकि परिवार के सारे लोग अपने हिस्से का खाना उसी को दिया करते थे ताकि वो जीवित रहकर उनका प्रतिशोध ले सके। ऐसा ही कुछ हुआ था इस कलयुग में भी, जहां बिना खाने पीने और बिना किसी संसाधन, बर्तन, कपड़ों के इंसान को एक वीरान टापू पर छोड़ दिया गया। इंसानी प्रकृति के बारे में हमारी मान्यता के कारण हम में से अधिकतर यही सोचेंगे कि उन लोगों में से कोई एक दो ही जिंदा बचा होगा, बाकी सब आपस में लड़ते झगड़ते या लोग जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को मारकर खा रहे होंगे या सभी मर चुके होंगे। लेकिन जैसा अधिकतर होता है वैसा ही हम सोचते हैं, क्योंकि हम अतीत के उदाहरणों से ही अपनी आगे का अनुमान लगाते हैं। हकीकत अनुमानों के आईने से कुछ अलग होती है। आज आपको सुनाएंगे कहानी उन बेनाम लोगों की जिन्हें गुलाम बनाया गया था। वो देश जो आज सेकुलर और ह्यूमैनिटी का दावा करते हैं, उन्हीं लोगों ने सबसे पहले इस परंपरा को चलाया था, जिन्हें बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। यानी भेड़ बकरियों से ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं थी, पर फिर भी थे तो इंसान ही, इसलिए उनके बारे में उनके मालिक को फिक्र लगी रहती थी। उसके मन में बार बार उनके बारे में, उनका हाल जानने के बारे में जिज्ञासा कभी सोई ही नहीं, और वह स्वयं भी उनके बारे में सोचकर कभी ठीक से सो नहीं पाया, क्योंकि उसने उन्हें एक द्वीप पर ले जाकर छोड़ दिया था और उनसे वादा किया था कि उन्हें लेने वापस आएंगे। लेकिन न कोई आया और न किसी ने उनकी खबर ली। 15 साल तक ये लोग एक द्वीप पर कैसे सरवाइव करते रहे। ये द्वीप बाकी द्वीपों की तरह नहीं था कि वहां पर आप फल फ्रूट या कंद मूल से काम चला लें। महज 1.5 किलोमीटर के इलाके में बसे इस द्वीप में एक भी पेड़ नहीं था, यानी कि आप किसी पेड़ की छाया में आराम कर सकें, इतनी भी वहां पर सुविधा नहीं थी। कैसे फंसे ये लोग इस द्वीप में, और क्या इनमें से कोई बच पाया? जब कोई यहां आएगा तो उससे हड्डियों के ढांचे मिलेंगे, या कुछ ऐसा जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी, जैसा कि आप और हम सोच रहे हैं। एक 1.5 किलोमीटर लंबा टापू, चारों ओर समुद्र ही समुद्र, न पेड़ न सर छिपाने की जगह, और 160 लोग, और 15 साल के बाद के नजारे की कल्पना कीजिए, जो कि अंत में जाकर झूठ होने वाला है। यदि आप इस कहानी को पूरी डिटेलिंग में जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। कहानी शुरू होती है साल 1776 से, वो साल जब अमेरिका आजाद हुआ। लेकिन इंसानों का एक समूह इस देश में अभी भी गुलाम था, यानी कि काले अफ्रीकी लोग, जिन्हें अगले कई दशकों तक गुलामी में जीना पड़ा। गुलामों का व्यापार अफ्रीका से होता था, यानी कि इंसान को खरीदा और बेचा जा रहा था। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, डच सब इस व्यापार में शामिल थे। फ्रांस में उस दौर में एक नाविक रहता था, बर्थलेमे कास्तेलान डू वर्ने। वर्ने की जिंदगी आराम से चल रही थी, लेकिन एक चिंता उसे हमेशा लगी रहती। एक राज उसके सीने में दफन था जो रह रहकर उसे सोने नहीं दे रहा था। कई साल पहले उसने अफ्रीका से कुछ लोगों को गुलाम बनाकर खरीदा था, और अब वो लोग एक द्वीप पर फंसे थे। वर्ने अपनी जान बचाकर निकल आया था, लेकिन चाहते हुए उसने उनसे वादा किया था कि वो लौट कर आएगा। इस बात को अब 15 साल बीत चुके थे, और यह भी पक्का नहीं था कि वो लोग बचे होंगे या नहीं। बचना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वादा तो था, और वर्ने को नींद भी नहीं आती थी। वर्ने ने एक फ्रेंच जहाज के कप्तान से गुजारिश की, और बहुत मिन्नतों के बाद कप्तान भी मान गया। उसने फ्रांस से हिंद महासागर की ओर एक यात्रा शुरू की। वह कप्तान उस द्वीप पर पहुंचा। वहां उसने जो देखा वह किसी भी अचंभे में डालने के लिए काफी था। कप्तान ने क्या देखा, उससे पहले कहानी को हमें शुरू करना पड़ेगा सन 1761 से। जुलाई 31 साल 1761 की रात को जॉन डेला फार्क बार बार 2 नक्शों को देख रहा था। इस समय वह एक फ्रेंच शिप लुटिल का कैप्टन था, और इंडियन ओशियन के 2 अलग अलग नक्शों को देखकर उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि किस नक्शे को फॉलो करें। कैप्टन मेडागास्कर के ईस्ट कोस्ट से रात के अंधेरे में निकलता है, और 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बोट आगे बढ़ रही होती है, और वह उसे गाइड करने लगता है। लेकिन उसे पता नहीं चलता कि वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि जो नक्शा उसके पास था वो सही नहीं था। इन हालात में उसे शिप की रफ्तार कम करके सुबह तक इंतजार करना था,
लेकिन कैप्टन वक्त जाया नहीं करना चाहता था। कैप्टन के साथ 140 लोगों का क्रू था। कैप्टन जॉन को आइलोम फ्रांस, जो अब मॉरिशस है, वहां से मेडागास्कर तक बीफ और चावल पहुंचाना था। शिप को कुछ दिन में वापस आइलोम फ्रांस पहुंचना था, लेकिन कैप्टन एक और जगह पर शिप रोकता है, एक अवैध कारोबार करने के लिए, जिसके बारे में कैप्टन और उसके क्रू को ही पता था। बीफ और चावल से जो पैसे मिलने थे, उससे कहीं ज्यादा पैसे इस अवैध काम से मिलने वाले थे। कैप्टन को आइलोम फ्रांस की बजाय रोड्रिगेज आइलैंड पर जाकर वो सामान उतारना था और फिर वापस आइलोम फ्रांस जाना था बीफ और चावल लेकर। अब डेक के नीचे जो अवैध सामान था वो थे 160 मेडागास्करी लोग, यानी क्रिश्चियन, जिनमें बच्चे, मर्द और औरत शामिल थे। ये लोग मेडागास्कर के स्थानीय लोग थे। इन्हें कैदी बनाकर रोड्रिगेज आइलैंड पहुंचना था। जिस प्रकार से जंगल से किसी शिकार को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और उसे बाजार में ले जाकर बेच दिया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही इन लोगों के साथ हो रहा था। जैसे ही मेडागास्करी लोगों को शिप पर चढ़ाया गया, कैप्टन को तुरंत परेशानी महसूस होने लगी, क्योंकि इस गतिविधि को फ्रांस के गवर्नर ने अवैध करार दिया था और अब यह सफर बिल्कुल भी कानूनी नहीं था। जब तक कैप्टन जॉन ये समझ पाता कि रास्ता सही या गलत, क्रू लगातार शिप को चलाने में व्यस्त था। अगर थोड़ी सी समझदारी दिखाकर दिन के उजाले का इंतजार करते तो उन्हें पता होता कि उनके रास्ते में एक छोटा सा आइलैंड आने वाला है। बस एक छोटा सा चट्टानी हिस्सा जो इतना सख्त था कि जहाज इसके साथ टकराते ही एक जगह से टूट गया और इसमें पानी भरने लगा। देखते देखते पूरा जहाज पानी में समाने लगा। कैप्टन और क्रू के सभी लोग जहाज को छोड़कर पानी में तैरने लगे ताकि वो आइलैंड पर जाकर अपनी जान बचा सके। इसके बावजूद 18 क्रू मेंबर पानी में डूब गए। इससे भी बड़ी बात यह थी कि जहाज की डेक में फंसे 160 मजदूर अपनी मदद खुद कर रहे थे। ये लोग जान बचाने के लिए उस जगह से बाहर निकले जहां से जहाज टूटी थी। सुबह पता चला कि 120 क्रू मेंबर और 80 मजदूर ही जिंदा बचे हैं। बदकिस्मती से इस वक्त वे ऑयल ऑफ सैंड पर फंस चुके थे और ये देखकर हलक सूखने लगी कि 1.5 वर्ग किलोमीटर के आकार वाले रेत का टुकड़ा, जिस पर सबसे ऊंचा बिंदु सिर्फ 23 फीट का था, जिस पर खड़े होकर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। यह जगह दुनिया की सबसे गंदी जगह थी और फ्रांस ने इस जजीरे को 1720 में डिस्कवर किया था। यह आइलैंड पहले एक ज्वालामुखी था जो लाखों सालों तक सक्रिय रहा और बाद में पानी के स्तर बढ़ने के साथ ये नीचे होता गया। आइलोम ऑफ सैंड पर अब कुछ था तो वो था सिर्फ रेत और कुछ जगहों पर छोटी छोटी झाड़ियां जो 2 फीट से भी छोटी थी। इस आइलैंड की अच्छी बात यह थी, इस पर कुछ समुद्री पक्षी नजर आ रहे थे और कुछ कछुए भी। यह आइलैंड भूमध्य रेखा के दक्षिण में था, जिसकी वजह से यहां बहुत गर्मी थी। जुलाई और अगस्त के 2 महीने में यहां का तापमान थोड़ा कम होता है, बाकी पूरे साल सूरज की गर्मी जलाकर राख कर देती है। इस आइलैंड का आकार और कोई सुविधा न होने के कारण यहां आराम करना नामुमकिन था, क्योंकि यहां बैठने के लिए छाया तक नहीं थी। सबसे बड़ा मसला पीने का पानी का था, क्योंकि समुद्र का पानी पी नहीं सकते और आइलैंड पर पानी का कोई स्रोत नहीं था। आइलैंड पर पहुंचते कैप्टन जॉन जैसे पागल सा होने लगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी मजदूरों को गैर कानूनी तरीके से ट्रांसपोर्ट करना। अब सब लोग जिंदा रहने की कोशिश में लगे हुए थे। आइलैंड पर जो सामान था उसे इकट्ठा करने की मुहिम शुरू हुई और कुछ लोग तैरकर टूटे हुए जहाज के सामान को लाने लगे, जिससे काफी मात्रा में खाना और जरूरी सामान इकट्ठा हो गया। लेकिन अभी भी एक समस्या थी कि पीने का पानी कहां से आएगा, खासकर इतने सारे लोगों के लिए। क्रू ने हर चीज पर अपना नियंत्रण रखा और मेडागास्करी लोगों को कमतर मानते हुए सबसे कम खाना दिया। इस वजह से 8 मेडागास्करी भूख से ही मर गए। उनके मरने के बाद नए कैप्टन ने इन पर ध्यान देना शुरू किया और एक कुआं खोदने का काम दिया ताकि पीने का पानी मिल सके। इसके बावजूद भी मेडागास्करी लोगों को क्रू नजरअंदाज करता जा रहा था। उनसे सख्त मेहनत करवाई जाती और खाने के लिए बहुत कम दिया जाता। बार्थोलोमेव ने टूटी हुई शिप के मलबे से एक छोटी नाव बनाई और आदेश दिया जिसमें मेडागास्करी लोगों से सबसे ज्यादा काम करवाया गया। इसके बाद एक नाव बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है द प्रोविडेंस। 27 सितंबर को जब लोगों को फंसे हुए 2 महीने हो गए थे, ये आइलैंड से अपनी नई शिप पर निकल गए, लेकिन मेडागास्करी लोगों को वहीं पर छोड़ दिया गया, ये कहकर कि उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एक नाव भेजी जाएगी। 4 दिन का सफर तय करके शिप मेडागास्कर पहुंचती है, लेकिन इस सफर में एक बीमारी फैल गई जिसमें कई लोग मारे गए, जिसमें कैप्टन जॉन भी शामिल था। नए कमांडर ने जवाब देना शुरू किया। बार्थोलोमेव ने गवर्नर से निवेदन किया कि एक शिप भेजकर मेलागासी लोगों को रेस्क्यू किया जाए।
उस समय फ्रांस और ब्रिटेन की जंग चल रही थी, जिसकी वजह से किसी भी शिप को फालतू में भेजना संभव नहीं था। प्रोविडेंस के जाने के कुछ महीने तक मेलागासी उस उम्मीद में रहे कि कोई शिप आएगी, और जब ऐसा नहीं हुआ तब उन्होंने उम्मीद छोड़ दी और इस आइलैंड पर जिंदा रहने के तरीके ढूंढने लगे। इस आइलैंड पर कोई प्राकृतिक संसाधन था नहीं, इसलिए उन्होंने जमीन में गड्ढे खोदकर रहने का इंतजाम किया। मर जाने वालों को भी छोटे छोटे गड्ढों में दफनाने लगे। ये लोग समुद्र में जाने का तजुर्बा नहीं रखते थे और न ही मछली पकड़ना जानते थे। भूख की वजह से उन्हें टर्टल खाना शुरू कर दिया, लेकिन ये काफी नहीं था, और फिर धीरे धीरे उन्होंने मछलियां पकड़ना और सी बर्ड्स को पकड़ना सीख लिया। खाने और पीने का इंतजाम हो गया था, लेकिन फिर भी लोग मरते जा रहे थे, शायद बीमारियां, कुपोषण की वजह से। कई सालों बाद जब मेलागासी के पास बचने की उम्मीद नहीं रही तो उन्होंने एक लकड़ी का बेड़ा तैयार किया। 18 लोग उस पर सवार होकर आइलैंड से निकल गए, इस उम्मीद में कि वो मदद भेज सकेंगे, लेकिन उन 18 लोगों का भी कुछ पता नहीं चला। वक्त गुजरता जा रहा था और 3 साल बाद ज्यादातर मेलागासी अपनी जान गंवा चुके थे। अब सिर्फ 15 लोग ही जिंदा बचे थे। आखिरकार 11 साल बाद 1772 में फ्रांस के मिनिस्टर ऑफ मरीन अफेयर्स ने बार्थलेमे की बात मानी, लेकिन फिर भी अगले साल तक कोई शिप नहीं भेजी। 1775 में एक शिप भेजी गई, लेकिन आइलैंड के पास रीफ की वजह से वो शिप लौट गई। फिर 1 साल बाद एक और कोशिश की गई और इस बार शिप दूसरे रास्ते से गई। आइलैंड पर पहुंचकर क्रू ने एक छोटी नाव उतारी, लेकिन एक तूफान में वह नाव टूट गई और शिप अपना एंकर उठाकर लौट गई। आखिरकार उन बची हुई मेलागासियों को रेस्क्यू करने की आखिरी कोशिश में 1976 में एक शिप डॉल्फिन आई, जिसका कमांडर कैप्टन जैक्स मैरी वुडन थे। उन्होंने पाया कि 80 में से केवल 7 औरतें और एक बच्चा जिंदा थे। ये सब पंखों से बने कपड़े पहने हुए थे। जैक्स ने इन सभी को रेस्क्यू कर लिया और उन्हें फ्रांस भेज दिया गया, जहां इन्हें स्वतंत्र घोषित किया गया और फ्रांस की नागरिकता भी दी गई और उन्हें हर वो सुविधा दी गई जो उनके आने वाले जीवन को और भी सुविधाजनक बना सके। पर सुविधाएं आपके उस दर्द को नहीं भुला सकती जो आपने 15 साल में झेला है। सुविधाएं उन साथियों को नहीं भुला सकती जो आपके साथ सरवाइव करते हुए अपनी जान गंवा बैठे। सुविधाएं आपके उस समय को नहीं लौटा सकती जो आपने 15 साल वहां पर गंवा दिए। आपको क्या लगता है, क्या उन लोगों को इंसाफ मिला या नहीं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।